अंकिता की पर्सनालिटी के बारे में इतने ज़्यादा डीपली अनहील्ड फैक्ट्स शायद सामने नहीं आते अगर वो बिग बॉस में नहीं आती, क्योंकि अभी तक उनको बहुत ज़्यादा एक्चुअली बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता था उनके और सुशांत के रिलेशनशिप के लिए कि शायद उसमें वही हील्ड इंसान थी और सुशांत, एंड दैट इज शॉकिंग टू सी समथिंग लाइक दिस फ्रॉम अ पर्सन लाइक अंकिता। इससे हमें पता चलता है कि जो बाहर से सामने दिखता है ग्लैमर की दुनिया में कोई बहुत कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस, इतना भी ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अंदर से हील्ड है या वो हमारे लिए किसी भी तरह का रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन ये रिलेशनशिप क्लियर है कि ना ही उनके कल में ठीक थी, ना ही उनके आज में ठीक है और ना ही उनके आने वाले कल में ठीक होने वाली है। और उनको पता है एक्चुअली कि वो ये सब बिहेवियर क्यों करते हैं, गेम में उनको क्या फायदा, ये तो उनका दिल जानता है। तो ना वो उन्हें जीने देते हैं ना वो उन्हें मरने देते हैं। और सेल्फ लव की कमी होना ऑलमोस्ट एक मैग्नेट होता है किसी टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। यही रीजन होता है कि बहुत सारे टॉक्सिक बॉन्ड्स में, ट्रॉमा बॉन्ड्स में जो विक्टिम्स हैं वो फंसे रहते हैं, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस अच्छा लगा था, वो जो लव बॉम्बिंग हुई थी, वो जो उन्हें स्पेशल फील करवाया गया था, वो उसी का वेट करते रहते हैं। उनकी अनहील्ड नीड, उनका वूंड एक जो वो अंदर कैरी कर रहे हैं, चाहे वो बचपन से आया हो, चाहे वो वूम्ब स्टेट से आया हो, चाहे वो पास्ट बर्थ से आया हो, वो उनको बार बार इस तरह की रिलेशनशिप क्यों नहीं है ये रिलेशनशिप एक्चुअली लव जैसे कि अंकिता सोचना चाहती हैं। हंग्री टॉक्सिक ईगो को फीड करते हैं अंकिता को मैनिपुलेट कर कर। कोई रेजोल्यूशन है उस चीज का वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी वो नीड ही नहीं है। उनकी नीड ही सिर्फ है कि ये टॉक्सिक साइकिल चलता रहे। और ही सच अ हाईली टॉक्सिक मैन कि मुझे उन्हें देखकर इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। कहते हैं ना, अ पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स। वैसे ही एक केस स्टडी शायद 1,000 थियोरी से ज़्यादा बात करती है। और स्पेशली ऐसी केस स्टडी जिसमें आपको स्पेकुलेशन, सर्कमस्टांशियली चीज़ों पर बेस्ड बहुत कम करना पड़े, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है कैमरास की साफ नीचे आपके ही सामने हो रहा है, इसलिए डाउट का एलिमेंट बेहद ही कम होता जाता है। यही मौका हमें दे रहे हैं मिस्टर विकी जैन और उनकी धर्मपत्नी अंकिता लोखंडे बिग बॉस के हाउस में, जहाँ पे उनका व्यवहार एक दूसरे के साथ और उनका सेल्फ के साथ रिलेशनशिप सबके सामने क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है। विकी और अंकिता पर अपने पहले वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे इस वक्त श्योर नहीं है कि वो एक्चुअली नार्सिसिस्ट करार किए जा सकते हैं या नहीं। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि जैसे कि मैं बोलती ही हूँ, नार्सिसिज्म शब्द का या एनपीटी का इस्तेमाल हम कैजुअली नहीं कर सकते हैं हर उस इंसान के लिए जो हमें टॉक्सिक लग रहा है या हर वो इंसान जो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि नार्सिसिज्म का होना बहुत सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर ट्रेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है और इसका डायग्नोसिस सिर्फ क्लिनिकली ही किया जा सकता है। तो हम ऑब्वियसली कोई डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं उनको और ऑब्जर्व करती जा रही हूँ, शायद वो जो डाउट था वो यकीन में बदलता जा रहा है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली एक नार्सिसिस्ट ही हो। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी कि क्यों है वो मास्टर ऑफ गैस लाइटिंग और इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, और क्यों है अंकिता प्यार में नहीं बल्कि एक ट्रॉमा बॉन्डिंग में। ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होता है, इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट क्या होता है, इसकी मैं बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ अपने एक पुराने वीडियो में डिटेल में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी उसे जरूर देखिए, लिंक दिया गया है। अपने एक हाल ही के वीडियो में मैंने ये भी क्लियरली शेयर किया था कि क्यों बहुत हाई पॉसिबिलिटी रह सकती है कि अगर इंसान ट्यून्ड इन नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा है और एक लव अफेयर बहुत ज़्यादा शुरुआती में ही एक्साइटिंग लग रहा है, पैशनेट लग रहा है, तो वो एक ट्रॉमा बॉन्ड में बदल सकता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और इस केस में मुझे कुछ ऐसा ही हुआ है, ये लग रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज विकी जैन बहुत हाईली लाइकली एक नार्सिसिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंकिता एक एम्पैथ है, क्योंकि जैसे किसी के नार्सिसिस्ट होने के लिए बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरियाज का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से एम्पैथ होने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है। ये सब क्या होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियोज़ बना चुकी हूँ। और जस्ट बिकॉज एक इंसान बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है या किसी नार्सिसिस्ट के साथ बहुत डीपली इन लव लगता है, बहुत अब्यूज सहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक एम्पैथ है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं विकी के बारे में ऑब्जर्व कर पाई हूँ, अंकिता के केस में मुझे इतना सारा प्रूफ एक्चुअली नहीं मिला है। बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि वो एक्चुअली एक एम्पैथ है। सो दिस वाज जस्ट टू क्लियर सम कंफ्यूजन और एक जनरलाइजेशन जो यूजुअली हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी तरह का अब्यूज डिजर्व करती हैं
है या उनके साथ जो भी हो रहा है वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड है। तो बात करते हैं कि क्यों लगता है मुझे कि ये प्यार है ही नहीं बल्कि एक डीपली ट्रॉमा बॉन्डेड रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले तो ट्रॉमा बॉन्डिंग की रूट ही होती है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इनसिक्योरिटी एंड नीड ऑफ वैलिडेशन, नीड ऑफ अटैचमेंट। जो आपका पूरे होने का सेंस है, पर्याप्त फील करने की नीड है, वो पूरी तरह से एक दूसरे इंसान पर निर्भर होती है, इतनी ज़्यादा कि आप उस इंसान के ऊपर इमोशनली, मेंटली पूरी तरह से एडिक्टेड होते हैं। और ये सारी ही चीज़ें अंकिता में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाती हैं अंकिता, बहुत ज़्यादा ओवर पोसेसिव, बहुत ज़्यादा नीडी हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा स्केर्ड फील करती हैं कि कहीं वो रिलेशनशिप छूट ना जाए, कहीं लूज ना हो जाए, जैसे कि उनका सब कुछ, उनका सारा अस्तित्व ही, उनकी सारी जिंदगी ही इस रिलेशनशिप के ऊपर निर्भर है। और इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि शायद उनके अंदर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रेट्स भी हों, लेकिन इसकी मुझे अभी श्योरिटी नहीं है। एक हाई फंक्शनल कोडिपेंडेंट के ट्रेट्स भी शायद अंकिता डिस्प्ले करती हैं। हाई फंक्शनल कोडिपेंडेंसी क्या होता है, इसके ऊपर भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेरा ऑलरेडी तो आप वो देख सकते हैं। अब क्या होती है गैसलाइटिंग, अगर आपको इसका पूरी तरह से क्लियर आइडिया नहीं है तो आप मेरा गैसलाइटिंग का वीडियो जरूर देखिए और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि विकी जैन इज अ मास्टर गैसलाइटर। विकी जैन बहुत ही चालाक है, शातिर है, बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। इसकी बात मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में कर चुकी हूँ अंकिता और विकी के ऊपर। वो प्रिटेंड जितना करते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है अंकिता का बिहेवियर, उनकी कोई गलती ही नहीं है और अंकिता ओवर इमोशनल होती है। अंकिता अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं करती है, अंकिता उन्हें बैड लाइट में पोर्ट्रे कर रही है, अंकिता उन्हें एम्बैरस कर रही है। जितना इनोसेंट शो करते हैं उतना ही उन्हें मालूम है कि वो इनोसेंट नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ मास्टर प्लेयर। वो अच्छी तरह से अंकिता की रग रग से वाकिफ है, उन्हें पता है कि अंकिता के वीक स्पॉट्स और वल्नरेबल स्पॉट्स कौन से हैं, उसके सॉफ्ट स्पॉट्स कौन से हैं, और वो अच्छे से उनको ट्रिगर करना और उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि वो क्या बिहेव करेंगे और क्या बोलेंगे जिससे वो अंकिता को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसकी पर्सनालिटी से वाकिफ है, उसकी नीड फॉर अटैचमेंट से वाकिफ है, उसकी इनसिक्योरिटी से वाकिफ है, उसकी वीक इनर सेंस ऑफ सेल्फ से वाकिफ है। जैसे कि मैंने बोला भी था, उनमें सेल्फ लव की बहुत कमी है। अंकिता की इस पर्सनालिटी ने भी काफी बड़ा रोल प्ले किया हो सकता है विकी जैन को उनकी लाइफ में लाने के लिए। उनको अच्छे से पता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरह का मूड दिखाएंगे कि अंकिता अपने घुटनों पर आ जाएगी। जितना भी अंकिता अपने लिए खड़े होने की कोशिश करे, जितना भी कॉन्फिडेंस दिखा ले, जितना भी एंगर दिखा ले, जितना भी अपने इमोशंस को और सिचुएशन को ठीक से परखने की कोशिश करे, विकी उन्हें वापस सॉरी बोलने पर मजबूर कर ही देते हैं, वापस अपने आप को ही डाउट करने पे मजबूर कर देते हैं और वापस विकी की ही वैलिडेशन, उन्हीं का अप्रूवल, उन्हीं की फैमिली का अप्रूवल सीख करने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं। बड़े ही आराम से, बहुत ही स्मूथली, एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह वो सारा का सारा ब्लेम शिफ्टिंग अंकिता पर कर देते हैं। सारी की सारी प्रॉब्लम का और सारी की सारी अपनी गलतियों का डिफ्लेक्शन जो है वो अंकिता के ऊपर कर देते हैं। काफ़ी बार जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अंकिता एक्चुअली सिचुएशन को पकड़ पा रही होती है, ठीक से समझ रही होती है, इनफैक्ट पिन पॉइंट भी कर रही होती है कि क्या गलती है। जैसे कि वो मन्नारा वाली सिचुएशन में एक्चुअली चीज़ों को ठीक पकड़ पा रही थी कि उनकी इतनी प्रॉब्लम थी नहीं मन्नारा के साथ जितनी उनके हस्बैंड ने क्रिएट कर दी है अपने बिहेवियर से। इस बात पे मैं उन्हें सेकंड करती हूँ और इनफैक्ट इसमें मैं सिर्फ विकी को ही नहीं, मन्नारा को भी दोषी ठहराऊंगी, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी चालाकी से, बहुत कनिंगली अंकिता की इस वीकनेस को पकड़ा है या उनके रिलेशनशिप की इस वीकनेस को पकड़ा है और उन्हें ट्रिगर करने के लिए, पोक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन उनका ये इस्तेमाल वो नहीं कर पाती अगर विकी ही उसके साथ इस चीज़ में पार्टिसिपेंट नहीं होते। लेकिन जब जब इन चीज़ों को वो क्लैरिटी से एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, क्लियर करने की कोशिश करती हैं, विकी डिफ्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं और अगेन सारा का सारा ब्लेम शिफ्टिंग अंकिता पर ही कर देते हैं। उनको पूरी तरह से अपने ऊपर डाउट करवा देते हैं और उनको यकीन दिलवा देते हैं कि क्यों गलती एक बार फिर नहीं की है।
फॉर एग्जाम्पल वो बार बार बोलते हैं कि अगर तुम इस तरह का बिहेवियर नहीं करो, अगर तुम इस तरह की रिएक्शंस ही ना दो तो ये सिचुएशन बड़ी ही नहीं होगी। लेकिन वो इस बात को बहुत स्किलफुली अवॉइड करते हैं कि अगर वो इस सिचुएशन में फ्यूल नहीं डालें खुद से, वो अगर मेच्योरली एक्ट करे एज रिस्पॉन्सिबल मेच्योर अडल्ट मैरिड मैन विद विजडम, तो ये सिचुएशन और नहीं बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से नोइंगली वो बिहेवियर करते हैं, लेकिन सारा ब्लेम अंकिता पे डाल देते हैं कि तू तो इनसिक्योर है, छोटी सी बात को बड़ा बना देती है, तो ये चीज को फ्यूल मिलेगा ही। वहीं जब इस वीकेंड अंकिता की मम्मी और विकी की भाभी शो पर आई और उनके थ्रू इन दोनों को पता चला कि बाहर क्या क्या हो रहा है उनकी फैमिली में, तो वीकेंड का वार एपिसोड खत्म होने के बाद विकी ने फिर बातें घुमा घुमा के गोल गोल सारा का सारा ब्लेम अंकिता के ऊपर डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। ना वो क्लियरली बात करते हैं, ना वो बात को एक्चुअली एड्रेस करते हैं, लेकिन वो बार बार घुमा घुमा के ये बोलते हैं हमारे बिहेवियर में कमी है, इसलिए हमारी फैमिली को ये सब बोलने का, ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, हमने उन्हें पेन दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम पेन क्यों दिया है और उसमें उनका खुद का क्या हाथ है वो एडमिट नहीं करते हैं, वो क्लैरिटी से एड्रेस करने को तैयार नहीं है। वो ये सारी बातें करके भी ब्लेम सारा अंकिता के ऊपर ही डाल रहे होते हैं। इसमें नोटिस करने वाली चीज फिर से यह है कि जब अंकिता अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने की कोशिश करती हैं, अपना पक्ष क्लियरली भी रखने की कोशिश करती हैं उनसे ज्यादा क्लैरिटी से, तो वो फिर उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं, फिर बातों में घुमा देते हैं। अगर वो चुप होती हैं तो वो उन्हें ट्रिगर करते हैं, अगर वो बोलती हैं तो उन्हें बोलते हैं कि देख तेरा फिर ये वाला बिहेवियर शुरू हो गया, अब तू फिर बोलती जाएगी, तुझे कितना भी समझा लो समझ नहीं आता। और यही होता है ट्रॉमा बॉन्डिंग की रिलेशनशिप में कि जो अब्यूज इंसान है, जो इंसान विक्टिम है, वो जो अब्यूजर है उसकी ईगो को फीड करता रहता है अननोइंगली। जो एक जेन्युइनली लव का रिलेशनशिप होता है उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, उसमें एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड कंफर्ट होती है। दोनों इंसान वो अपने ट्रू सेल्फ को, ऑथेंटिक सेल्फ को, इंक्लूडिंग अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपने डर, अपनी नीड्स बहुत क्लियरली बिना डर के कंफर्टेबली एक सेफ स्पेस में एक्सप्रेस कर पाते हैं एक दूसरे से। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ इस रिलेशनशिप में नजर नहीं आता है। हम आइडिया ही लगा सकते हैं ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने इनके ऊपर अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि बहुत हाईली चांसेस हैं कि विकी ने अंकिता को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत लव बॉम्बिंग की हो, जिसमें मनी का भी बहुत ज्यादा रोल हो, और अंकिता नोइंगली या अननोइंगली इस घेरे में आ गई हो, उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो। और इसमें मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि मनी का रोल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से वो सिर्फ मनी देखते हुए रिलेशनशिप में गई होंगी। वो इमोशनली अनहील्ड भी हैं, शी इज एन इमोशनल फूल। कुछ ना कुछ उनके अंदर डीपली कमी है जो वो एक रिलेशनशिप सीख करके पूरा करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो सुशांत के साथ ऐसा कर रही हो या सुशांत के जाते ही किसी और के थ्रू ऐसा करने की कोशिश कर रही हो। वो कितनी अनहील्ड है शायद उसका आइडिया उन्हें भी पूरी तरह से नहीं है। लेकिन जब इंसान पूरी तरह से खुद से ट्यून्ड नहीं होता है, सेल्फ अवेयर इमोशनली नहीं होता है, तो बहुत आसान होता है किसी मैनिपुलेटिव इंसान के लिए उन्हें ना सिर्फ इमोशनली लव बॉम्ब करके अपने पास अट्रैक्ट कर लेना, बल्कि बाकी सारे फैक्टर्स का भी और इजीली यूज कर पाना, चाहे वो फाइनेंशियल लव बॉम्बिंग हो, गिफ्ट्स हो, सरप्राइजिंग एक्सपीरियंसेस हो, या इंटॉक्सिकेटिंग सेक्सुअल केमिस्ट्री हो। ट्रॉमा बॉन्ड्स शुरू में बहुत एक्साइटिंग लगती है, ऐसे लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, टू परफेक्ट, जैसे कि एक ड्रीम में बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए एडिक्शन हो, बहुत ज्यादा हाइज हो, और फिर बाद में जो क्रैश का फेज हो वो भी एक्सपीरियंस करना पड़े बार बार। एक ट्रॉमा बॉन्डिंग में विक्टिम को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, गैसलाइटिंग की जाती है, इतनी कि वो अपने ही इमोशंस को क्वेश्चन करता है, अपने पे ही भर भर के सेल्फ डाउट करता है, उसके अंदर एक कंफ्यूजन की, एक मेंटल हेज स्टेट क्रिएट की जाती है। और जो भी बहुत ऑब्वियस है अंकिता को देख के, जो वो बार बार बोलती है, ऑलमोस्ट एक नर्वस ब्रेकडाउन के पॉइंट में आती है, ब्रेकिंग पॉइंट पे आती है कि मैं ऐसी नहीं थी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, खुद ही पहचान नहीं पा रही हूँ अपने आप को, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तो वो बार बार उस पॉइंट पे आती है क्योंकि विकी जैन उनकी मेंटल पीस, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी, उनकी सेंस ऑफ सैनिटी के साथ अच्छे से खेल रहे हैं। बार बार वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, बार बार वो अपने लिए खड़े होने की कोशिश करती हैं, लेकिन विकी उन्हें कन्विंस कर देते हैं कि वो कितनी गलत है, या कितनी बेवकूफ है, या कितनी नीडी है, या बातों को कितना एग्जैजरेट करती हैं। और एंड में वही होता है जो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी।
और वो है कि वो बार बार सॉरी बोलती हैं, सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ही ले लेती है, जैसे फिर इस वीकेंड के वार के बाद भी हुआ। विकी जैन इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग कि हिज मदर वाज रॉन्ग या उस सिचुएशन को टैक्टफुली एम्पैथी और कंपैशन के साथ हैंडल करने के बजाय उन्होंने सारा ब्लेम अंकिता पे डिफ्लेक्ट कर दिया, जैसे कि बाहर जो उनकी फैमिली वाले कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या उनके टॉक्सिक रिश्तेदार कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का भी ब्लेम अंकिता के ऊपर है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अंकिता बहुत ज़्यादा डर रखती हैं अपने अंदर उन्हें खोने का। अंकिता अपने लिए सही स्टेप नहीं लेंगी, चाहे वो कितना भी बोल लें, चाहे वो कितना भी गुस्सा हो जाए, और अंकिता की चाबी उनके ही हाथ में है। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे अंकिता पे तब आता है जब वो सारी चीज़ों की गलती अपने ऊपर ले लेती हैं, जो वैलिड इमोशंस भी अपने एक्सप्रेस कर रही होती है, जो चीज़ों को सही तरह से भी पकड़ रही होती हैं। गैस लाइट होने के बाद वो सब कुछ बोलती हैं कि मेरी ही गलती है, मुझे पता है कि तू तो परफेक्ट हस्बैंड है। मुझे लगता है ये जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न्स हैं, इससे काफ़ी हद तक क्लियर हो सकता है कि सुशांत को जो भी उन्होंने कदम उठाया हो, वो उठाने पर क्यों उन्होंने मजबूर फील किया हो। और भी इसमें सिचुएशन हो सकती है, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, तो मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ कि एक जो इस तरह की इमेज थी कि शी वॉज द परफेक्ट आइडियल पार्टनर फॉर हिम, वो जो इमेज है वो शायद ठीक नहीं थी, वो सिर्फ एक बाहरी फसाड था। जहाँ एक मैनिपुलेटिव इंसान के लिए एक क्लिंगी इंसान, इमोशनली नीडी इंसान बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है उसके टॉक्सिक ईगो को फीड करने के लिए, वहीं अगर एक इंसान इमोशनली कंपैशनेट है या हेल्दी है, वो इस तरह के इंसान से काफ़ी परेशान हो सकता है, अपनी बाउंड्रीज बनाने के लिए मजबूर हो सकता है। वो बाउंड्रीज जो इस केस में अंकिता बिल्कुल नहीं बनाती हैं, और वो बाउंड्रीज जो इस केस में विकी बार बार ब्रेक करते हैं। अंकिता की बाउंड्रीज, उनकी साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज, उनकी इमोशनल बाउंड्रीज, हेल्दी लव रिलेशनशिप के बीच में दे आर क्लियर हेल्दी बाउंड्रीज। दोनों इंडिविजुअल्स एक दूसरे की बाउंड्रीज की इज्जत करते हैं। जब उनका पार्टनर इमोशनली रॉ फील कर रहा होता है, वल्नरेबल फील कर रहा होता है, तो वो उनके लिए हेल्दी नॉन जजमेंटल कंपैशनेट स्पेस क्रिएट करते हैं, ताकि वो पार्टनर और ज़्यादा सेफली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, बिना जज्ड फील हुए, बिना गिल्टी फील करवाए, जो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल ही नहीं होता है। कि हम देखते हैं अंकिता बार बार बोलती है कि यार मुझे तुझे बोलने से डर लगता है, मैं जानती हूँ मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, लेकिन तू मुझे बोलने नहीं देता है, तू मुझे जैसी मैं हूँ वैसे रहने नहीं देता, मैं कुछ भी बोलती हूँ, कुछ भी एक्सप्रेस करती हूँ तो मुझे टोकता है, तू मुझे गलत ठहराता है, तो मैं अपने अंदर अपना कॉन्फिडेंस लूज करती जा रही हूँ। और यही होता है नार्सिसिस्टिक बॉन्ड्स में भी और ट्रॉमा बॉन्ड्स में भी। बाय द वे, वल्नरेबल होने की क्वालिटी एक बहुत खूबसूरत क्वालिटी होती है, क्योंकि हम ऑथेंटिकली क्या हैं अपने हज़ार मास्क के पीछे, एक ट्रू रिलेशनशिप में वही एक्सप्रेस होना ज़रूरी होता है। वही होती है वल्नरेबल होने की क्वालिटी, जो हम हर जगह नहीं दिखा सकते, वो हम एक पर्टिकुलर इंसान के साथ जिसे हम ट्रस्ट करते हैं दिखा सकते हैं, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो। और इंसिडेंटली यही शब्द का गलत इस्तेमाल मनारा कर रही थी जब वो आयशा को बार बार तोहमत लगा रही थी कि ये वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल होना कोई गाली नहीं होता है, तो मुझे लगता है वल्नरेबल का मतलब उन्हें ठीक से पता ही नहीं है। ट्रॉमा बॉन्डिंग में जो मैनिपुलेटिव पार्टनर है, जो अब्यूजिव पार्टनर है, वो आपकी वल्नरेबिलिटी को ही यूज करके आपके और ट्रिगर पॉइंट्स दबाता है, आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करता है। एक ट्रॉमा बॉन्डिंग में जो अब्यूजिव पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का, या जिसे पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। यानी कि वो आपको उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट, उतना ही कंफर्ट देता है जितना उसे लगता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ज़रूरी है उस रिलेशनशिप को बढ़ाते जाने के लिए और आपको अपने से एडिक्टेड रखने के लिए। और ये जो एलिमेंट्स वो आपको देता है, ये भी प्रिडिक्टेबल तरह से नहीं देता कि आप इस तरह से एक अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, रैशनल मैच्योर बिहेवियर कर रहे हैं, लविंग बिहेवियर कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में मिलेगी ही मिलेगी, ग्रांटेड है नहीं। ये सारे एलिमेंट्स भी वो अपनी मर्जी से देता है, रैंडमली देता है, अनप्रिडिक्टेबल तरह से देता है, चाहे बहुत समय तक नहीं दे, चाहे किसी समय पर बार बार दे। जैसे हमें दिखता है कि अंकिता की डिपेंडेंस उनके ऊपर ऑलमोस्ट पूरी तरह से हो गई है इमोशनली, साइकोलॉजिकली, तो वो उनको ऑलमोस्ट ब्रेड क्रम्बिंग करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ब्रेड के कुछ टुकड़े फेंक दिए प्यार के नाम पे। उनको जो वो एक्चुअली डिजर्व करती हैं एज हिज पार्टनर, पूरा रिस्पेक्ट, पूरा एक सपोर्ट की फीलिंग, एक जो अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग, रीअश्योरेंस की फीलिंग है, जो उनका अगेन राइट है वो उन्हें नहीं देते हैं। उनको
एक इनसिक्योरिटी के लूप में लटका के रखते हैं, एक अब्यूजिव टॉक्सिक गैसलाइटिंग में के लूप में लगा के रखते हैं कि वो टेंटर हुक्स पे रहें, वो चैन से नहीं रह पाए, वो हमेशा नर्वस रहें, एंक्शियस रहें, इनसिक्योर रहें और साथ ही में इन सारी चीज़ों का ब्लेम भी वही लेती रहें गैसलाइट होकर। जब उनका मन करेगा थोड़ा सा कुछ होता है तो वो उनको हल्का सा पैट कर देते हैं बैक पे, या हल्के से कुछ 2-3 ठीक शब्द बोल देते हैं, या हल्की सी जप्पी मार देते हैं। और ऑफन ये अंकिता के बहुत ज़्यादा सॉरी के बाद होता है या किसी थोड़े से अच्छे मूड में होता है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो ये सब वापस जैसे कि खींच लेते हैं, विड्रॉ बैक कर लेते हैं और अंकिता को फिर वही जो है एक नीडी लूप में छोड़ देते हैं। उनको फिर वहीं जैसे कि वो ऊपर हाथ फैलाकर बेग कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा और प्यार मिलेगा, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वो जो कल मिला था, वो जो तब मिला था 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, वो दोबारा मुझे मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि नहीं, ये रिलेशनशिप ट्रू है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हुई थी, उन्होंने एक्सपीरियंस की थी, तो ये तो सच है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं हुई हो? तो वो चीज़ें उन्होंने फील की थी, इसका मतलब रिलेशनशिप में लव है। कुछ ना कुछ अभी गलत हो रहा है या वो गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्हीं की गलती है, उन्हें ही कुछ ठीक करना है या उन्हें अपने पार्टनर में कुछ ठीक करना है। और जैसे ही वो सब हो जाएगा, मैजिक वापस शुरू हो जाएगा। जो मैजिक उन्हें श्योर है उस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करता है, इसलिए अपने आप को ही डिल्यूट करके, इल्यूजन क्रिएट करके, अपने आप को भी गैसलाइट करके वो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाते जाते हैं और रूट कॉज देख ही नहीं पाते। मैं नहीं जानती कि अंकिता की ये वाली इमोशनली अनहील्ड स्टेट इस तरह से क्यों है। हो सकता है इसके रूट्स कहीं उनके बचपन में हो सकता है कहीं उनके फादर मदर के रिलेशनशिप में हो, जिसके बारे में हम कुछ एक्चुअली नहीं जानते हैं, क्योंकि ये बहुत अनलाइकली है कि ये चीज़ इतनी स्ट्रांगली जो उनके अंदर है ये ऐसे ही शुरू होगी जस्ट कैजुअली। इसके बहुत ज़्यादा ऑफन डीप रूट्स रहते हैं चाइल्डहुड से। वहीं अंकिता की मॉम जिस चीज़ को बार बार प्यार का नाम दे रही हैं, वो नहीं जान रही हैं या जानना नहीं चाह रही हैं कि वो अननोइंगली अपनी बेटी का कितना नुकसान कर रही है। एक्चुअली उनकी बेटी को जो मिल रहा है वो लव है ही नहीं, वो तो टॉक्सिक अब्यूज़ है, वो तो ट्रॉमा बॉन्ड है। लेकिन अलग अलग नाम देकर वो उसको जस्टिफाई करे जा रही हैं, नॉर्मलाइज करे जा रही हैं, ग्लैमराइज करे जा रही हैं। ट्रूली जेन्युइन लविंग रिलेशनशिप में एक स्टेबल प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है, जिससे कि मैंने बोला भी है कि कई लोग बोरिंग से कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन बोरिंग क्वालिटी होना बहुत अच्छी चीज़ होती है रिलेशनशिप में, क्योंकि ये जो हाई एक्साइटमेंट का रश ही होता है जो बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, यही ऑफन बहुत बड़ा रीजन होता है रिलेशनशिप के स्टार्ट में और रिलेशनशिप के आगे प्रोग्रेशन में भी, जो ट्रॉमा बॉन्ड्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में उनको फंसा देता है। ट्रॉमा बॉन्ड में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा केओस होता है, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल एक एंग्विश होती है, एंगर के बर्स्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इट्स लाइक आप एक ड्रग रश पे हैं कि जब तक आपने ड्रग ली है आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, दुनिया हसीन लग रही है, कुछ कमी लग ही नहीं रही, आपको कोई छू नहीं सकता। लेकिन जब उसका इफेक्ट खत्म होता है तो आप क्रैशिंग नीचे आते हैं और फिर आप डार्कनेस के डंजन्स में गिरते चले जाते हैं। आप उस रिलेशनशिप से बार बार सिक्योरिटी ढूंढते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग ढूंढते हैं, सेफ्टी ढूंढते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में एक्चुअली ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ झूठ होते हैं, लाइज होते हैं और ब्रोकन ट्रस्ट होते हैं। यहाँ पर एक जेन्युइन हेल्दी मैच्योर लव में दोनों इंसान आपस में खुद के लिए या एक दूसरे के लिए जो भी करते हैं वो एक म्यूचुअल सेंस ऑफ लव से करते हैं, एक म्यूचुअल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, वो करना चाहते हैं इसलिए करते हैं। लेकिन वहीं ट्रॉमा बॉन्डिंग में जो विक्टिम है वो ऑफन सब कुछ मैनिपुलेट होके करता है, उसको लगता है कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन वो मोस्ट ऑफन काफ़ी सारी चीज़ें प्रेशर में करता है, फैमिली के प्रेशर में करता है या बाहरी सर्कमस्टांसेस के प्रेशर में करता है, या अब्यूज़र का उसको वैलिडेशन मिले, थोड़ी सी और लव बॉम्बिंग मिले, उस नीड होप में करता है। वो अपना ट्रू सेंस ऑफ सेल्फ, अपना असली अस्तित्व, अपनी इंडिविजुअलिटी खोता जाता है और ये सारी चीज़ें उसकी बाकी के रिलेशनशिप्स को भी इफेक्ट करती जाती हैं। जैसा कि हम अंकिता की पर्सनालिटी में देखते हैं, वो अपने पार्टनर को ऑलमोस्ट हीरो वर्शिप कर रही होती है। जब तक विकी के आसपास उनका सब कुछ रिवॉल्व हो सकता है, जब तक विकी के साथ उनका सब कुछ चल रहा है, तो उनको ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि बाकी दुनिया जैसे भाड़ में जाए, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनकी सारी प्रायोरिटी, सब कुछ विकी के ऊपर ही न्योछावर होता है। ये बात विकी को भी अच्छे से पता है और इसका अगेन एज आई सेड वो बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉमा बॉन्ड में जो अब्यूजर होता है
है उसका मोटो होता है कि तुम्हारी प्रिविलेज है कि मैं तुम्हें मिला, तुम लकी हो, तुम फॉर्चुनेट हो कि मैं तुम्हें मिला या मिली। और ये क्लियर है विकी उन्हें कितनी बार एहसास दिलाते हैं कि वो कितनी लकी हैं, उनका कितना ध्यान रखा गया है, कोई मौका नहीं छोड़ते उन्हें याद दिलाने के लिए कि उन्होंने कितना कुछ किया है उनके लिए। जहाँ एक ट्रू जेन्युइन मैच्योर लव रिलेशनशिप होती है वहाँ पर दोनों इंसानों को मालूम होता है कि वो दोनों ही कितने लकी हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी तरह से पूरा करते हैं, क्योंकि वो खुद से अधूरे नहीं हैं, लेकिन जब वो साथ मिलते हैं तो उनकी ये सिनर्जी से एक और बहुत ज़्यादा हायर ब्यूटीफुल यूनियन क्रिएट होता है। इस चीज़ का वो फ़ायदा नहीं उठाते, इस चीज़ से वो एक दूसरे को सुनाते नहीं हैं, इस चीज़ से वो एक दूसरे को गैसलाइट नहीं करते। वो डर से या नीड से या एडिक्शन से इस रिलेशनशिप में नहीं होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ट्रॉमा बॉन्डेड इंसान ऑफन डी वैल्यू पे डी वैल्यू होने के बाद भी अपनी रिलेशनशिप्स को छोड़ नहीं पाते हैं, और ऑफन ये रिलेशनशिप्स उनको जिंदगी में पूरी तरह से मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली बैंकरप्ट कर देती हैं। वो अंत में अपने आप को ऑलमोस्ट पूरी तरह से खो देता है, या जैसे कि गिव अप कर देता है अपनी फेट में कि शायद यही मेरी किस्मत है। उसको पता ही नहीं होता कि शायद कोई दरवाज़ा है भी उसके लिए और जो कहीं और खुल सकता है एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। और यही साइकिल बार बार फिर से रिपीट होता रहता है जब तक वो इंसान रियलाइज नहीं करे अपने अंदर ही, जब तक रोशनी अंदर ही नहीं आए, जब तक आत्मविचार, सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर नहीं शुरू हो, जब तक वो इंसान खुद ही वंस एंड फॉर ऑल वो साइकिल को ब्रेक नहीं करे। और यही ब्रेक ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। अंकिता ऐसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप चाहे बाहर जाने के बाद वो कितना भी फिर से छुपाने लग जाए और सब कुछ फिर से ग्लैमराइज होकर दिखने लग जाए, ऑन पेज 3 ऐसी ही रहेगी जब तक अंकिता इस रिलेशनशिप से दूर नहीं होगी। दैट इज द हार्ड फैक्ट। विकी जैन चेंज होने वाले नहीं है। ये ट्रॉमा बॉन्डिंग की रिलेशनशिप है और ये ऐसे ही चलेगी जब तक अंकिता अपना सोल लेसन इस रिलेशनशिप से नहीं ले लें। हाँ, ये बात अलग है कि बाहर जाने के बाद बहुत सारे जिंदगी में वापस डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं जो शायद पहले भी थे, ग्लैमर के, लग्जरी के, एक्साइटमेंट के, हॉलीडेज के, फोन के, टीवी के, डिजाइनर कपड़ों के, या रिश्तेदारियों में आपस में घुल मिलने के, जो इस चीज़ों से उनका ध्यान फिर से हटा दे और कवर अप ज़्यादा अच्छे से कर दे। वो चीज़ें जो घर के अंदर कवर अप नहीं हो पाई थी, अच्छे से खुल खुल के एक्सपोज हुई थी, और वो फिर से अंकिता अपने आप को अच्छे से डीपली डिल्यूट कर ले कि हाँ सब कुछ ठीक है। ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि जो अब्यूजिव इंसान है वो इस स्टेज पे पहुंच जाए कि उसकी नीड जो है वो पूरी तरह से ओवर हो जाए, जो उसकी डिवैल्यूएशन है वो कंप्लीट डिस्कार्ड में बदल जाए और वो विक्टिम को पूरी तरह से छोड़ दे। हो सकता है फिलहाल अंकिता के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली उन्हें इन द फर्स्ट प्लेस विकी ने चूज भी किया था। वही चीज़ें फेम की, नेम की, जो इस समय उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि फिलहाल उन सभी चीज़ों की ज़रूरत है विकी को अपने एजेंडा के लिए। लेकिन व्हाट इफ ये सारी नीड्स पूरी हो जाएं? जब अभी ही इतना कुछ हो रहा है तब क्या होगा? ये बातें हैं जो विकी के परिवार से ज़्यादा अंकिता और अंकिता की माँ को समझनी है, और उन्हीं के जैसे हजारों लाखों और लोगों को समझनी है, स्पेशली लड़कियों को समझनी है जो शायद अंकिता के जैसे प्रिविलेज्ड सो कॉल्ड पोजीशन में नहीं हो, लेकिन जो ट्रॉमा बॉन्डिंग्स में डेफिनेटली हो।